नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑब्जेक्टिव है कृष्णा में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों, ये वही चैप्टर है जहां से हर साल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो अगर आप 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से लिखा गया है। फर्स्ट नंबर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है यूरोपियन संघ। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आसियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा सही आंसर। ध्यान से देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकता है इसलिए। और जितना भी क्वेश्चन इस लेक्चर में है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन लिया गया है जो पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया सेकेंड नंबर में निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया फ्रेंच भाषी समुदाय। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया डच भाषी समुदाय। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जर्मन भाषी समुदाय। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया डेनिश भाषी समुदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में। अगर आप सच में 90 प्लस लाना चाहते हो तो यह वीडियो तो यह क्वेश्चन मिस मत करना। जल्दी से कमेंट बताओ आपको आपने इसका आंसर सही दिया या गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक, बी हो जाएगा। ठीक है, डच भाषी समुदाय हो जाएगा सही आंसर। और निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो डच भाषी समुदाय हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया थर्ड नंबर में राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक, ओके। राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1998 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1999 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, 1998 ईस्वी में। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लास्ट में मैं आपको एक बोनस ट्रिक बताऊंगा। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया फोर्थ नंबर में निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। ये क्वेश्चन धर्म पर है, इसलिए ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना भी हम बोलते हैं ना, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो समझिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब पूछे जाने की संभावना है 2027 एग्जाम में। ठीक है, तो निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया आचार्य विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सरोजिनी नायडू ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने। मतलब निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं देखा है तो अभी भी याद कर लो। जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है वही टॉपर बनेगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा है 5 नंबर में भारत में महिलाओं के साक्षरता दर है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा 50%। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 90%। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 64%। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 20%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, 64% हो जाएगा सही आंसर। मतलब भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? तो 64% है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको अगला मतलब अगला कौन से चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो चाहिए, वो लोग मतलब वो आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, हम उसका वीडियो लाएंगे। ओके, चलते हैं इसको तब। लिखा गया 6 नंबर में भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए में लिखा गया 50 से ऊपर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 20%। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 33%। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 11.93%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, 11.93% हो जाएगा सही आंसर। ओके,
मतलब भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत क्या है, तो 11.93% है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है 7 नंबर में, और एक बार और पॉज करके खुद सॉल्व करो, फिर आज से चेक करो। ठीक है, पहले अपने से उत्तर देने का कोशिश करें, अगर नहीं होगा ना तो हम बातें करते हैं, उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो 7 नंबर में लिखा गया है, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया महिलाओं की शिक्षा से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया महिलाओं की शक्ति से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया महिलाओं की गरीबी दूर करने से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से है। महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। ये क्वेश्चन BACB का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए इसको स्किप करने का भूल मत करना। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। और एक बात, अगर ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के चाहिए ना, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बाय कृष्णा चैनल को। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 8 नंबर में, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 8 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर हो जाएगा सही आंसर। मतलब लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? तो स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर भी बार बार पूछता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, तो आपका नाम पक्का समझिए। लिखा गया है 9 नंबर में, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है भारत में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ब्रिटेन में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन में। ओके, मतलब महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? तो ब्रिटेन राष्ट्र में दिया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले। ठीक, जिसने ये सही कर लिया समझ लो उसका कंसेप्ट स्ट्रांग है। चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 10 नंबर में, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना महिला वाला क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 40%, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 16%, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 50%, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 20%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, 40% हो जाएगा सही आंसर। ओके, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है, तो 40% कुल भागीदारी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, रिवीजन में काम आएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखा गया नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 11 नंबर में, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 61, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 78, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 65, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 74। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, 78 हो जाएगा सही आंसर। मतलब 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 78 है। ओके, 10 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, वो खुद से सॉल्व करो। मतलब 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा जल्दी। लिखा गया 12 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? तो ऑप्शन, ये इम्पोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया क्षेत्रीयता की भावना, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नस्ल एवं एवं रोग, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सरकारी नौकरी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, सरकारी नौकरी हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा है 13 नंबर में, अगर आपने ये गलत किया है तो अभी सुधार लो। ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन टॉपर स्टूडेंट जरूर याद कर रखते हैं। लिखा गया है
निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया भारत, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया यूगोस्लाविया और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 13 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, यूगोस्लाविया हो जाएगा सही आंसर। मतलब निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया को। ओके, ये छोटा सा क्वेश्चन आपके 1 नंबर पक्का कर सकता है। जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो देख रहा है वही सीरियस है पढ़ाई पढ़ाई को लेकर। ठीक है, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 14 नंबर में लिखा गया है लोकतंत्र में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। इसको पहले अच्छा से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर अपने सोचिए। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया जातिवाद को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया धार्मिक आधार पर लोगों में विभेद पैदा करना। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है क्षेत्रीयता के आधार पर अलग राज्य का गठन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ए हो जाएगा। ठीक है, टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना है। लोकतंत्र में देखने को मिलता है तो टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, याद रखो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में लक नहीं प्रिपरेशन काम आता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो एग्जाम में बड़ा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 15 नंबर में सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भारी पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है लोकतंत्र में समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें प्रकट करना संभव है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया लोकतंत्र सामाजिक विभेद में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को बिखरने की ओर ले जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 16 नंबर में जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? तो ऑप्शन ए में लिखा गया अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया भारत में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बेल्जियम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, अपने देश में भारत में है। ठीक, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? तो भारत देश में है। ओके, टॉपर कोई अलग नहीं होता, बस वो रोज कंसिस्टेंसी रखता है। आज मेहनत कर लो, कल रिजल्ट देखकर खुद खुश हो जाओगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 17 नंबर में भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1967 में, और 1967 तक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1969 तक। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1980 तक और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1985 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, 1967 तक। मतलब भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? तो 1967 तक रहा था। ठीक है, मोबाइल छोड़ो, 30 मिनट तक पढ़ लो, लाइफ बदल सकती है। अगर फैमिली को प्राउड कराना है तो अभी से लग जाओ बाबा। ठीक है, लिखा गया 18 नंबर में प्रोटेस्टेट प्रोटेस्टेट प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया हिंदू, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मुस्लिम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ईसाई और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है सिख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, ईसाई हो जाएगा सही आंसर। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से संबंधित है। ठीक है, हार मत मानो, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 19 नंबर में निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पेरियार स्वामी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 नंबर का
क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा सही आंसर। ओके। निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण करने के पक्षधर थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे, पेरियार स्वामी भी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी थे, मतलब इनमें से सभी थे, ठीक है। जो आज पढ़ाई से भागेगा वो कल पछताएगा, इसलिए अब पढ़ाई में अच्छा से पढ़ाई कीजिए, आज का स्ट्रगल ही कल की सक्सेस बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 20 नंबर में, प्राचीन प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था, तो ऑप्शन ए में लिखा ब्राह्मणों को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया क्षत्रिय को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया राज परिवार को, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है शूद्रों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 नंबर का, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। शूद्रों को सही आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं हो कि मैं बाकी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑब्जेक्टिव है कृष्णा, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम का एग्जैक्ट प्रिपरेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।